सूरज, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी जब आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जब रिजल्ट आया। व्हील चेयर पे बैठे हुए, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ब्लैक टी शर्ट की एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। तो थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज है। तो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, इन दोनों के लिए ही आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है? एस्पिरेंट्स जो स्पेशल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, क्या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे कि किस किस कैटेगरी के अंदर वो एलिजिबल हैं, उसके बारे में कैसे जाने? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मैम बेसिकली 4 कैटेगरीज होती है। पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3 एंड 5। फर्स्ट कैटेगरी में इसमें स्टूडेंट्स अपना मनोबल कैसे बना के रखें, अपना कैसे डिटर्मिनेशन को कैसे रखें और फेलियर से ना घबराएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी चले जाते हैं। बिल्कुल। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स कमिटेड। तो बुद्धा का मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, अपदीपो भव। अपदीपो भव, बी योर ओन गाइडिंग लाइट। या आप अगर सिविल सर्विसेज में नहीं आए होते, अगर आप आईआईएस नहीं होते, तो आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे होते? हॉबीज के बारे में बहुत ज़्यादा आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखा है। क्या पसंद है आपको फ्री टाइम में करना? आपके लाइफ में मूवी मैं चाहती हूँ कि बने, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं ना सोचा आपने? नहीं। मैं ये नहीं कहता खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरी मुश्किलों से तुम ये कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। मेरी मुश्किलों से तुम ये कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा ये खास एपिसोड शिखर का सफर टॉक शो विद सोनल गोयल बहुत ही खास है। और ये प्रेरक पंक्तियां मैं हमारे आज के एस्टीम्ड गेस्ट को डेडिकेट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सोनल गोयल और आज हमारे साथ में शिखर का सफर टॉक शो विद सोनल गोयल के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। वो विशेष व्यक्ति जिनके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब ने उनकी प्रेरक कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। आई हार्टली वेलकम मिस्टर सूरज तिवारी। सूरज, जैसा कि नाम है उनका, एक ऐसा प्रकाश है जो सिर्फ अपनी ही नहीं, उनके आसपास कितनी जिंदगियों के लिए वो प्रेरणा बन चुके हैं और प्रेरणा बनते आ रहे हैं। तो सूरज, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी और आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने दोबारा से मेरे साथ इंटरेक्शन के लिए टाइम निकाला, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो जब सिलेक्शन हुआ सूरज का फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जब रिजल्ट आया इन द मंथ ऑफ मई 2023, और वो जब रिजल्ट आया तो कुछ ऐसे, हम हमेशा जब भी रिजल्ट आता है तो कुछ ऐसी स्टोरीज वायरल होती हैं जो रूटीन एस्पिरेंट से हटके हों। और सूरज की स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी स्ट्रगल के साथ भी अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, पास कर सकता है। और सूरज की जो पिक्चर आई रिमेंबर, सूरज की व्हील चेयर पे बैठे हुए, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ब्लैक टी शर्ट की एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी और कैप्शन यही थी कि जेएनयू में सूरज पढ़ाई करते हैं और उन्होंने दोनों पैर और एक हाथ और लेफ्ट हाथ की उंगलियां कुछ ना होते हुए भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम टॉप किया। और जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी उसके इमिडिएटली आई थिंक 1 या 2 दिन में ही मुझे प्रभु ने, ईश्वर ने ये मौका दिया कि मैं सूरज से साक्षात्कार कर सकूं। और मेरा जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मेरा वहाँ पे एक वहाँ के छात्रों के साथ में एक लेक्चर था। तो उस सेशन में मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात सूरज से भी होगी। तो वहाँ बच्चों ने जब मुझे इनवाइट किया, जब मैं वहाँ पहुँची
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम इस बार के जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें से एक टॉपर हैं, वो जेएनयू के हमारे बीच में से ही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनको मिलें और आप उनको फेलिसिटेट करें। तो मैंने उनको बोला कि ये तो मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं इतने इंस्पिरेशनल स्टोरी वाले व्यक्तित्व से मैं इन पर्सन मिलूंगी। तो ये जो मेमोरीज हैं, और फिर मुझे ध्यान है कि मैं, क्योंकि जब आज पॉडकास्ट के लिए जब मैं आ रही थी तो गाड़ी में मैंने वो ट्वीट अपना पुराना निकाल के मैं देख रही थी, तो 24 मई 2023 का वो ट्वीट है। तो 24 मई 2023 का वो ट्वीट है, जो कि जब मैं सूरज से मिली, और उसमें एक छोटा वीडियो मैंने डाला है जिसमें सूरज अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। तो ट्वीट पे क्योंकि वीडियो पे लिमिट रहता है, तो शॉर्ट वीडियो मैंने करके डाला उसमें। तो उसमें इंस्पिरेशनल हम देखें कि वो जो जर्नी कितने सालों की उनकी जर्नी है, वो बहुत शॉर्ट तरीके से सूरज ने बताई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे सूरज से तब मिलके लगी और आज भी मिलके लग रही है कि इनके चेहरे पे हमेशा से एक मुस्कान दिखती आई है। आप देखें कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे पे मुस्कान लेके चल रहा है। वो मुस्कान सिर्फ उसी के लिए नहीं, उसके आसपास सभी जो लोग हैं उनके लिए ज़रूर एक प्रेरणा का सबक है। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है, पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि पहले मैंने सूरज को सिलेक्शन के टाइम में देखा और अब 2 साल बाद उस टाइम में इंटरेक्ट कर रही हूँ पर्सनली, जब उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब उनको यूपीएससी में जब सिलेक्शन हुआ, उनकी ऑल इंडिया रैंक 9017 आई, 917 रैंक आई, और 917 रैंक के बाद में उनको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अलॉट हुई। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। लगभग 2 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड अब ओवर होने वाला है, और वो जल्द ही अपनी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करके वो अपनी फील्ड में जाएंगे, और हम सब के लिए, अपने देश के लिए, जिस जज्बे से उन्होंने ज्वाइन किया उसके लिए वो काम करेंगे। तो आई हार्टली वेलकम यू सूरज। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, हम सूरज से क्वेश्चंस लेने से पहले बस ब्रीफली मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी कि सूरज नेटिव, उनका जो प्लेस है वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे की। कुरावली जगह है, कुरावली के अंदर उन्होंने अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद उनका एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब मैं उनका डेटा पढ़ रही थी कि 12th में शायद एक बार वो क्लियर नहीं कर पाए, तो 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आज वो ऑफिसर हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उसके बाद में फिर उनका एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 3-4 तरीके की अलग अलग प्रोफाइल में उन्होंने काम किया। उनका एशियन प्लास्टिक्स में क्वालिटी चेकिंग के अंतर्गत सूरज से जब हम बात करेंगे तो वो बताएंगे कि उसके अंदर उनका प्रोफाइल रहा। फिर उनको कुछ इंटरेस्ट आया रिलीजियस रिचुअल्स को सीखने का, तो अपने जगह, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के उन्होंने उसको सीखा और लोगों के लिए परफॉर्म भी किया वेडिंग रिचुअल्स के टाइम पे। फिर उन्होंने सैमसंग में भी अपना कुछ टाइम उनका सर्विस रहा, और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। बीच में उनका अनफॉर्चुनेटली 2017 में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस एक्सीडेंट ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, और जिसके अंतर्गत उनके दोनों पैर और एक हाथ चला गया, और एक हाथ की लेफ्ट हाथ जो है उसकी फिंगर्स चली गई। तो एक ऐसा एक्सीडेंट होना जो मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ में हो तो बहुत बहुत मुश्किल है उससे उबर पाना, और ये सोचना कि नहीं, मुझे जीना है, और मुझे जीना ही नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, और मुझे कुछ ऐसा अपना रास्ता बनाना है, ऐसी राह बनानी है कि जिसमें मैं लोगों के लिए भी कुछ करूं। तो इस जज्बे से उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, और जेएनयू में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा। रशियन लैंग्वेज में उन्होंने अपना एजुकेशन
किया और रिज़ल्ट हमारे सामने है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ। और ये सिलेक्शन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन सिर्फ सूरज का सिलेक्शन नहीं है, ये उनके परिवार का, उनके साथ में जितने भी लोग जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया, ये उन सभी का सिलेक्शन है, उन सबकी सफलता है। तो मैं दोबारा से सूरज आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने देश के लिए ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है। तो माय ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर दैट थॉट। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आपसे सुनते हैं। मैंने काफ़ी बोल लिया, अब सूरज से सुनते हैं फ्रेंड्स। तो सूरज, थोड़ा सा मैंने बताया कि आपका जन्म यूपी में हुआ और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में आपका रह के स्टडी हुआ। तो थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में बताएं, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, और स्कूली शिक्षा आपकी कैसी रही। जी मैम, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जी और मुझे फिर से अपनी बात कहने का एक सुंदर मौका मिला है। जी। मैं मेरे गांव का नाम घरनाजपुर है, जो कि कस्बा कुरावली, जिला मैनपुरी के अंतर्गत आता है। कुरावली, हाँ जी। हाँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि मध्यम आय वर्ग का फैमिली होता है जी। मेरे पिताजी माताजी ने बहुत मेहनत की और उनके सपना था कि उनके बच्चे कुछ करे जिंदगी में, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि हम चाह के भी आगे जा नहीं पाते। हम कितना भी मेहनत करें फिर भी उससे आगे जा नहीं पाते। उसके पीछे में दो वजह होती है। पहली वजह तो ये कि हमारे पास ऐसा गाइडेंस नहीं होता है, हमको कोई समझाने वाला ऐसा नहीं होता है कि जो हमको सही रास्ता दिखाए कि आपको करना क्या है। दूसरी, अगर रास्ता भी मिल जाता है तो कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमको आगे जाने नहीं देते हैं। मैंने अपनी 8वीं तक महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल कुरावली से ही मैंने 8वीं किया। उसके बाद में हमारे कुरावली में इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल नहीं था और मेरा शुरू से ही मतलब इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा सा वो था कि हाँ, क्योंकि समाज में एक धारणा बनी हुई है कि जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में नहीं जाएंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। तो मेरी फैमिली का भी, स्पेशली मेरी मम्मी का बहुत मन था कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही आगे अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू करूँ। तो मैंने 9th से लेके 12th तक मैनपुरी में SVRL सीनियर सेकेंडरी पब्लिक एकेडमी में एडमिशन लिया। ओके। चूँकि मैम वो विद्यालय काफ़ी महंगा था, तो जैसे तैसे करके मैं 11वीं तक तो आराम से पास हुआ जी, लेकिन 12वीं में घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इस चक्कर में मैंने अपनी स्टडी पे इतना ध्यान दे नहीं पाया और मैंने बच्चों को होम ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। ओके। एंड उस चक्कर में मैं 12वीं में फेल हो गया जी। अपने एग्जाम में फेल होने के बाद में मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं बचा। फिर मैं तमन गया, वहाँ पर मेरे भाई जो हैं, मेरे ताऊ के बेटे, वो इंडियन कोस्ट गार्ड में पोस्टेड थे। अच्छा, दमन में? जी मैम जी। ओके। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मैं, आपने जिक्र किया एशियन पेंट्स का जी, तो वहाँ की एक कंपनी में मैंने जॉब किया। ओके। वहाँ मैं करीब 1 साल रहा। ओके। और चलता रहा। फिर वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद में वापस आप फिर मैनपुरी आए? जी मैम, वापस मैं घर पे आ गया जी। और घर पर आकर मैंने जो पूजा पाठ वाला काम, तो रिलीजियस आपने बताया, फिर मैंने वो सीखा। तो बीच में आपका 12th फिर अभी तक नहीं किया है? मैम मैं 12th में फेल होने के बाद में वहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं जी। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं है आगे स्टडी कर नहीं सकते, और एजुकेशन के लिए एक आर्थिक से मैं मजबूत नहीं था।
वहां जाके भी मालूम हुआ कि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। फिर वापस आकर मैंने स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज में दोबारा से एडमिशन लिया। अच्छा। और इधर अपना मैंने पूजा पाठ वाला काम भी सीख लिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम भी करता रहूंगा और अपनी शिक्षा को भी आगे लेके जाऊंगा। मैंने हिंदी मीडियम से 12वीं किया। ओके। और इसी के साथ साथ मैं अपना पूजा पाठ वाला काम मेरा अच्छा चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा। समय बीतता गया और 2016 में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने यहाँ पर सैमसंग में जॉब किया। यहाँ भी करीब 1 साल मैंने नॉर्मल जॉब किया। मेरा रूटीन ये था कि सुबह 6 बजे कंपनी जाना है, शाम को 6 बजे कंपनी आना है। एक आम दिनचर्या जो एक हर व्यक्ति का होता है, वो मेरा चल रहा था। अचानक एक दिन 27 जनवरी 2017 को मुझे घर जाना था। तो नाइट शिफ्ट करने के बाद में मैं सुबह जा रहा था ट्रेन से। मैंने सुबह ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में मैम भीड़ बहुत ज्यादा थी। आना जाना बहुत बार हो चुका था, तो हम इस चीज से डरते भी नहीं है कि हम तो हर रोज आते हैं, हमारी जिंदगी यही है, भीड़ ही हमारी जिंदगी है, तो उसी में हम चलते रहते हैं। लेकिन हादसे हो जाते हैं। मैं भी उस ट्रेन में चढ़ा और करीब 15 मिनट के बाद भीड़ काफी ज्यादा थी और भीड़ होने की वजह से मैं ट्रैक पे गिर गया। मुझे मैं मालूम नहीं मैं कैसे गिरा। और ट्रेन से गिर गया? जी मैम। ओके। भीड़ काफी ज्यादा थी। चलती ट्रेन से? जी मैम। और ट्रेन चली गई, मैं ट्रैक पर गिर गया। मुझे खूब याद है कि ट्रेन जा रही है बगल से, लेकिन मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था। फिर कुछ समय के बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाकर पहले हॉस्पिटल, गाजियाबाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया कि नहीं, आप ये बचेंगे नहीं। देन फिर वो एम्स मुझे लेकर आए, सिक्योरिटी पर्सनल्स। फिर एम्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मेरे फैमिली वालों को मालूम हुआ, सभी में हम शॉक थे। मैं 2 दिन तक आईसीयू में ही रहा। मुझे मालूम ही नहीं था मेरे साथ हुआ क्या है। जी 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 जी। मैंने आंखें खोली तो मेरी मम्मी सामने खड़ी हुई थी और मुझे देखते ही वो बेहोश हो गए। जैसे मैंने उनको देखा, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? उस समय मैम मुझे सच में नहीं मालूम था मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे इतना पता था, हाँ मैं ट्रेन पे था, गिर गया, एक्सीडेंट हुआ है जी, लेकिन ये नहीं पता था इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो उन्होंने धीमे धीमे पहले मेरे दाहिने हाथ के बारे में बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपके हाथ की 2 उंगलियां चली गई। तो अंदर से बहुत बुरा लगा। हमारी कोई भी चीज अगर हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जाता तो हमको बहुत बुरा लगता है। सोचा कि यार 2 उंगलियां चलेंगी, अब कैसे मेरा जीवन कटेगा। मैं बिना उंगलियों के, आजकल समाज में लोग ऐसी सी बातें करते हैं, है ना, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी रहा था। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ था। मैं दमन में भी रह के आया, दिल्ली में भी रहा, अपने गांव में भी रहा। तो लोगों की धारणाएं क्या है, लोग कैसी बातें करते हैं, इन चीजों से मैं पहले से अवेयर था। हाथ को लेकर मैं बहुत दुखी था। कुछ समय के बाद में दूसरा डॉक्टर आया, उसने मेरे सीधे हाथ के बारे में बताया। फिर कुछ समय के बाद में मुझे मेरे पैरों के बारे में पता लगा। उस मोमेंट पे मैंने सोच लिया कि अब मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक बोझ हूँ अपनी फैमिली के लिए और सभी के लिए। क्योंकि मेरे फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई था, फिर मेरी एक छोटी बहन है, फिर एक छोटा भाई है। ओके, तो 4 सिबलिंग्स हैं आप? जी मैम। और एक्सीडेंट की वजह से मैम पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन इतना लो था हमारी फैमिली का, एक्सीडेंट में और ज्यादा हालत बिल्कुल हालत बहुत डाउन हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि आपका प्रोस्टेटिक हो जाएगा, आप फिर से चलने लगेंगे, फिर से दौड़ने लगेंगे। कुछ नहीं गया है, सब भ्रम है, सब माया है, इस तरीके की उन्होंने बातें की। लेकिन मैम जिसका जाता है उस दर्द तो उसको होता है। मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रहा, एम्स में, ट्रॉमा सेंटर में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ। उसी समय मेरी मुलाकात डॉक्टर अक्षांश गुप्ता से हुई, जो जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर थे। ओके। ही इज आल्सो अ व्हीलचेयर बाउंड पर्सन। ओके। और
मैं बैठा हुआ था, बस स्माइल कर रहा था। जी। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम सूरज है। बोले क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करता हूँ, 12वीं में फेल हो गया था, दोबारा 12वीं की है हिंदी मीडियम से, आगे का पता नहीं, एक्सीडेंट हो गया है, अब क्या ये। उन्होंने बोला कि जेएनयू आ जाओ। मुझे मैम फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि जेएनयू जैसा कुछ होता है। मैंने बोला जेएनयू क्या है? वो मुझे अपने साथ जेएनयू ले गए। जी। उन्होंने मुझे पूरा जेएनयू दिखाया, पूरा जेएनयू घुमाया, लाइब्रेरी में जेएनयू के गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया। मई 12 और 14 मई को मेरा एग्जाम था, पहला जेएनयू का। उन्होंने मुझे किताब भी खरीद के दी, मैंने किताब पढ़ा। मैंने 12 और 14 मई को अपना एग्जाम दिया। एग्जाम देकर जब तक मेरा यहाँ एम्स से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था कि हाँ अब मैं बैठने लगा था खुद से। 12-14 मई को एग्जाम देकर 16 मई को मैं घर पे गया हूँ। तो घर पे गया मैं, बहुत सारे लोग आने लगे देखने के लिए, जैसे कि एक अजूबे को देखने आते हैं कि क्या हुआ है। और आकर अलग अलग बातें, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि वो इस समय था जब लोगों ने कहा, आज समय लोग कुछ और कह रहे हैं। बस एक दो बातें मैं जरूर कहूंगा ताकि लोगों को ये एहसास हो और उन लोगों को भी ये मालूम हो कि किसी की बातें सिर्फ एक समय होता है, उसको दिल पे नहीं लेनी चाहिए। वक्त हर बात का जवाब देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली। लोग मैम उस समय कुछ लोग आए, उन्होंने बोला, मैं गांव की भाषा में बता रहा हूँ, हाँ जी, कि इस अगर एक पैर रह जाता तो अच्छा होता, अगर दोनों हाथ ठीक रह जाते तो अच्छा होता। मतलब लोगों की मेंटालिटी ये है कि अगर दोनों पैर कट जाते ठीक है, लेकिन हाथ दोनों बने रहते, या एक पैर कम से कम रह जाता कि एक तो कट जाना चाहिए था। दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, गलती उनकी नहीं है क्योंकि समाज ने उनको वही सिखाया। इवन लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि अब क्या करोगे, अब तो तुम भीख भी नहीं मांग सकते। ये 7-8 दिन तक मैम चला। मेरा बड़ा भाई जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, 25 मई को वो घर से निकला, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ एंड मैम ही डाइड। मैं पहले ही अपना शरीर खो गया था, लेकिन ये था कि चलो भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट रहता जैसे है। होगा वैसे काट लेंगे, जी मिलके करेंगे सब। हाँ, बड़े लेकिन जब भैया भाई खत्म हो गया तो मैम फिर तो मेरी ऐसे रीढ़ की हड्डी सी टूट गई। वो समय मैं तो कहता हूँ भगवान किसी को ना दे। हाँ जी। देन जून में मेरा जेएनयू का रिजल्ट आया, जो कि मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं, मैं जाऊं कहाँ? इधर मेरा गांव, समाज, रिश्तेदार वो अलग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं नहीं मरा इसलिए मेरा भाई मर गया। अब मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी फैमिली अलग परेशान है, क्योंकि जिन माँ बाप के 2 जवान बेटे, बिल्कुल, एक चला गया और एक ऐसा है कि जो कि मैं अपने हाथ से एक गिलास पानी उठा के पी नहीं सकता हूँ। तरह तरह की बातें। समय गुजरता गया, सुनते रहे, देखते रहे, समझते रहे। मालूम हुआ कि अगस्त में फिर से जेएनयू का दोबारा एंट्रेंस होने वाला है। ओके। और ऐसा मैम जेएनयू के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ था कि एक साल में 2 बार जेएनयू का एंट्रेंस हुआ। जनरली एक ही बार होता है किसी भी संस्थान का। देन अगस्त में मुझे मालूम हुआ, तो वही अक्षांश गुप्ता जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने मुझे फोन किया। वो बोले कि सूरज, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक खिड़की खुली रहती है, ये दोबारा एंट्रेंस है, ये वही खिड़की है। अब तुमको ये देखना है कि तुमको उन दरवाजों के अंदर बंद रहना है या खिड़की से बाहर आ जाना है। मैम मैंने 3 महीने, दिसंबर में एग्जाम था, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया, क्या किया, बस किताब ही मेरे आंखों के सामने रही। मैं 3 महीने तक सुबह शाम रात दोपहर बस पढ़ता ही रहा।
जी जी जी। दिसंबर 27 और 29 को एग्ज़ाम था। मैं दिल्ली आकर एग्ज़ाम दिया। जनवरी में रिजल्ट आया। मैम इसमें 3 लैंग्वेजेस मैंने ऑप्ट की थी। पहला फ्रेंच किया था एंड सेकंड स्पेनिश किया था, थर्ड मैंने रशियन लैंग्वेज किया था। तो जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर रशियन का मैंने चेक भी नहीं किया, मैं मन उदास हो गया कि अब मुझे लगा कि अब क्या ही है। फिर से दोबारा एंट्रेंस दिया था, फिर भी नहीं हुआ। मैंने इतना मेहनत किया, रिजल्ट नहीं आया, मैं उदास हो गया। फिर शाम में फिर से एक्सांस भैया का फोन आया, वो बोले कि आपने रिजल्ट चेक किया सूरज? मैं बोला हाँ भैया चेक किया, हुआ नहीं। बोले फिर से चेक करो। एंड मैं उस टाइम जब मैंने रिजल्ट चेक किया उसमें लिखा कि रशियन लैंग्वेज में सेलेक्टेड। मेरे आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मुझे बस ये था कि हाँ अब मेरी खिड़की खुल गई, अब तो मैं रास्ता बना लूंगा। मैं जुलाई 2018 में जेएनयू में एडमिशन लिया। जेएनयू आकर मुझे मालूम हुआ कि समाज वो नहीं है जो कि मैं जान रहा था। दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि मुझे बताई गई थी। यहाँ लोग अलग हैं, यहाँ लोग बात करते हैं, आपकी राय मांगते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। धीमे धीमे जेएनयू का माहौल मिला, रशियन लैंग्वेज मुझे पढ़ने का मौका मिला, जिससे कि मैंने अपना बीए किया जी, एमए किया। उसी लैंग्वेज से मैंने अपना जीआरएफ भी ये किया। लैंग्वेज कैसे सीखी आपने? जैसे बीए उसमें किया तो हो जाता है, क्योंकि मैम मुझे लगता मेरे है कि सामने बस एक ही रास्ता है हाँ कि तो मुझे पढ़ना ही है। करना ही है। हाँ। और जेएनयू का मैम जेएनयू का हर यूनिवर्सिटी का रहता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप 4 सीजीपीए नहीं लेके आएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप अगर उनको आउटपुट नहीं देंगे तो वो आपको क्यों अपना रिसोर्सेज आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे सामने पहला चैलेंज था कि मुझे रशियन लैंग्वेज पे फोकस करना है। मैंने बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन मैंने मैम धीमे धीमे सीखना शुरू किया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, सबने मुझे सपोर्ट किया। जहाँ मुझे नहीं समझ में आया, मेरे इवन जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उन्होंने मुझे मेरे रूम पर आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे चीज़ों को समझना है, ऐसे ऐसे याद करना है। उसी समय मैम जेएनयू का जो प्रोटेस्ट भी हुआ था 2019 का, आपको शायद याद हो, फी हाइक को लेकर। हाँ मुझे ध्यान है। वो मूवमेंट में ऐसा था कि उस समय मैं बहुत लोगों से मिला, काफी नेशनली बहुत कवर हुआ था। जी मैम। तो उस समय में मैं बहुत लोगों से मिला, और जब बहुत लोगों से मिला तब मुझे पता लगा कि सिर्फ मैं बीए कर लूंगा या एमए कर लूंगा तो इससे मेरी जिंदगी का रास्ता नहीं खुलेगा। मेरे पास सिर्फ एक डिग्री आ जाएगी, जो कि हिंदुस्तान में हजारों और लाखों लोगों के पास बहुत हैं बच्चे। हाँ। फिर मैं क्या करूंगा? सवाल मेरे सामने फिर से खड़ा होगा कि अगर 5 साल के बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा? फिर मैं अपने सीनियर से मिला तो उन्होंने बताया कि यूपीएससी कर लो। मैंने फर्स्ट टाइम यूपीएससी सुना, जैसे कि जेएनयू सुना था जी। मैं यूपीएससी क्या होता है? फिर लोगों ने बताया कि यूपीएससी मालूम करो। फिर मैंने गूगल पे पूरा सर्च किया कि यूपीएससी क्या होता है, इसमें आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आईआईएस बनते हैं, एंड बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं। और सबसे बड़ी बात में आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल, जिससे कि आप समाज में अपनी बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं जी। मैंने उसका सिलेबस निकाला। मेरे पास मैम कोई ऐसा सोर्स नहीं था जो कि मुझे हेल्प दे, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ। तो मेरे पास खुद का यूट्यूब था और जेएनयू की लाइब्रेरी की किताबें थे। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया और जेएनयू की लाइब्रेरी में जो भी यूपीएससी का मटेरियल है मैं जाता था, वहाँ बैठ के घंटों पढ़ता था, पढ़ता रहा। ऐसे धीमे धीमे मैंने अपना बीए क्लियर किया। बीए के बाद में एमए में आया। तो एमए में आया तो मुझे पता था कि जितना मैंने बीए में रशियन लैंग्वेज किया है इससे मैं अपना एमए मेरा हो जाएगा जी जी। तो मेरे पास पूरे 2 साल थे पढ़ने के लिए। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट जो है 2021 में दिया। 2021 में मैं एग्जाम देने गया, प्री दे के आया। मुझे पता था नहीं होगा। आपको पता था नहीं होगा? हाँ, मतलब क्यों? एग्जाम दे के निकला तो वो मुझे मालूम था कि हाँ असेसमेंट कम रहा। हाँ, मैं असेसमेंट किया अपना रूम पे आके, तो उसमें पता लगा कि जितने मार्क्स मुझे चाहिए उतने मार्क्स मेरे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे उस चीज का वो नहीं था, क्योंकि मैं एक बार पहले ही फेल होकर दूसरी बार में पास हुआ था, तो अगेन मैं फेल हो गया था। लेकिन हम बता दें कि 1 साल है, अब तो लग के पढ़ना ही पढ़ना है।
फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि प्रॉपर लाइब्रेरी जाना है, प्रॉपर स्टडी करना है और फिर प्रॉपर एग्जाम देना है। 2022 में इधर मैंने जीआरएफ का भी एग्जाम यूपीएससी के साथ में दिया। ओके। देन यूपीएससी का एग्जाम दिया, मेरा प्री निकला, प्री के बाद में मेंस निकला, मेंस के बाद में इंटरव्यू निकला एंड फाइनली 970 रैंक के साथ में मैंने यूपीएससी में क्रैक किया। जी 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 जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस। सो फ्रेंड्स, सूरज की जो जर्नी उन्होंने इतनी सरलता से बता दी, लेकिन विजुलाइज आप लोग करने की कोशिश करें कि कैसा रहा होगा। स्टार्ट करते हैं 12th फेल वाले पड़ाव से। 12th फेल हमने देखा किस तरीके से, बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी उस मूवी में भी बताई गई। तो सूरज का भी वही है कि ही वॉज 12th फेल एक्चुअली एंड ही इज नाउ अ सिविल सर्वेंट एन IAS ऑफिसर, है ना। तो 12वीं में फेल होना, उसके बाद एक तरीके से पढ़ाई में ब्रेक दे देना। पढ़ाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक साल फेल हो गए अगले साल वो दोबारा दी है, ऐसा नहीं है। उनका ब्रेक आया, पढ़ाई के बीच में ब्रेक आया, उन्होंने नौकरी करी, वो दमन गए, दमन से जाने के बाद फिर वो वापस आए, मैनपुरी आए। वहाँ पे उन्होंने एक अलग तरीके का भी काम किया, जो कि उसके लिए एक अलग ओरिएंटेशन चाहिए। आप अगर रिलीजियस रिचुअल्स कर रहे हो, और सूरज के एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें बताया कि वेडिंग रिचुअल्स भी आपने सूरज साथ साथ किए, और उसके साथ फिर उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की, अपना हिंदी मीडियम से 12वीं पास किया, फिर दिल्ली आ गए, वहाँ पे उन्होंने नौकरी करी। फिर जब वो वापस आ रहे थे अपनी फैमिली के कुछ काम के लिए, या जो भी उनके फैमिली सर्कमस्टांसेस रहीं, उस दौरान ऐसी घटना हो गई। और जो सूरज ने बोला कि लोग आ रहे हैं और वो मिलके ऐसे बोल रहे हैं कि एक तरीके से शायद ऐसा ही सवाल आता होगा मन में कि जी के क्या करेंगे। किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि ना तो पैर हैं, हाथ भी एक नहीं है, एक है उसमें भी उंगलियां अधूरी रह गई, अब जी के क्या करेंगे। पढ़ाई तो बहुत कुछ हुई नहीं थी उस टाइम में क्योंकि सूरज की। और ये सब एक जो माहौल होता है आपके आसपास में, आप उसको विजुअलाइज करें कि कैसा मनोबल रहा होगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसी अवस्था में होती, या मेरे परिवार वाला कोई ऐसी अवस्था में होता, तो हम इसको कैसे हैंडल करते, कैसे हम उससे उबारते अपने आप को। और फिर उसके बाद ऐसे कोई व्यक्ति आए सूरज की लाइफ में, ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने उनको एक रे ऑफ होप दिखाई, एक रास्ता दिखाया। एक रास्ता ऐसा दिखाया गया मिस्टर गुप्ता के द्वारा कि उनको बताया सूरज को कि भाई आप JNU में कोशिश करो, वहाँ पे पढ़ाई आप कर सकते हो। सूरज ने पहली बार पेपर दिया, JNU एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट यही है, मैं बार बार यही दोहराना चाह रही हूँ कि फेलियर आपको रोकना चाहेंगे तभी जब आप उनको, फेलियर को मौका देंगे कि हाँ आपको रोक दें, तभी फेलियर आपको रोक सकता है। लेकिन न जब आप ये सोचें कि नहीं, फेलियर से हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, तो आप सूरज की कहानी को दोबारा से सुनें और पढ़ें और देखें कि वो उन्होंने दोबारा एंट्रेंस दिया, और फिर ऐसी लैंग्वेज जो उन्होंने कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी। मैंने भी नहीं पढ़ी है रशियन लैंग्वेज, है ना, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे रशियन हो। तो इन फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान मुझे भी नहीं है। संस्कृत ज़रूर मैंने पढ़ी है अपने स्कूल में, टिल 10th मेरे पास संस्कृत थी। सूरज को भी संस्कृत, आई एम श्योर उन्होंने वो सब काम किए हैं तो उनको आती होगी। बट रशियन लैंग्वेज में शिफ्ट करके उस लैंग्वेज के थ्रू ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा with all the things which were going on in his life। और फिर जब वो ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर उनके माइंड में ये सवाल आया कि क्या ये ग्रेजुएशन करके मैं अपना एक लाइफस्टाइल ठीक ठाक मेंटेन कर पाऊँगा, क्या मैं अपना जो जीवन है उसका, क्या मेरा एम है वो मैं सेटिस्फाई कर पाऊँगा। उनको आंसर मिला नहीं, अभी ये शुरुआत है।
तो उन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, उनको सिविल सर्विसेज के बारे में किसी ने समझाया, उन्होंने अपनी मेहनत से गूगल के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, और बहुत इम्पोर्टेंट जो बताया उन्होंने कि JNU की लाइब्रेरी, कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या था, उनकी खुद की मेहनत, क्योंकि ये रिसोर्सेज सबके पास हैं। ये रिसोर्सेज जो भी बच्चा चाहता है आज के दिन में कि उसे UPSC का एग्ज़ाम देना है, तो सबको ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सब चाहे तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है और कितनी शिद्दत से पढ़ना है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, उसका लाइव जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने सूरज तिवारी। और सिलेक्शन इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, प्रीलिम्स दिया, बट इनको पता लग गया कि भाई मेरा प्रीलिम्स में नहीं होगा, और फिर उन्होंने उसको मेंस नेक्स्ट अटेम्प्ट जो उन्होंने तैयारी की उसमें ऐसा किया कि नहीं, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। उन्होंने एफर्ट्स किए और अपनी मेरिट पे वो ये रैंक लेके आए, और आज सूरज हमारे सामने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और बहुत ही जल्द उनकी पोस्टिंग भी होने वाली है। और मुझे जो पता लगा, सूरज ने बताया कि अभी उनके पास अटेम्प्ट भी है, तो ही इज़ अगेन राइटिंग, प्लानिंग टू राइट द एग्ज़ाम अगेन। तो माई बेस्ट विशेस टू सूरज की हो सकता है, और अगर उतनी ही मेहनत इन्होंने जैसे पहले की उतनी और उससे ज़्यादा करेंगे, तो ज़रूर मुझे विश्वास है कि रैंक भी इम्प्रूव होगा, सर्विसेज भी कोई और एलोकेट हो सकती है। तो सूरज, कमिंग टू द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे जो अब बच्चे हैं जिन्होंने आपकी जर्नी पढ़ी सुनी, तो उनके मन में सवाल आएगा स्ट्रैटेजी के बारे में। तो थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि आप, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज है, तो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, इन दोनों के लिए ही आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है जो एक कैंडिडेट को जो तैयारी कर रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए? और इसके बाद में आपसे मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पूछूंगी, बट पहले आप प्री और मेंस के बारे में आप बताओ। जी मैम, प्री और मेंस एक UPSC एग्जाम का एक प्रोसीजर है, लेकिन प्री, मेंस और इंटरव्यू देने के बाद में आप जिस सर्विस में आ रहे हैं, आपको पहले वो सोचना है कि आप बनने क्या जा रहे हैं। जी। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IAS या कोई भी सर्विस में मैं आता हूँ, तो मेरा सबसे पहला रोल क्या है? मेरा रोल है कि मुझे अपने देश का इतिहास पता हो, मुझे अपने देश की ज्योग्राफी पता हो, मुझे ये पता हो कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, हमारे देश की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल करते हैं, एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या पढ़े। जी जी जी, आपको ये सोचना है कि अगर आप एक पोस्ट पर बैठे हैं, अधिकारी बन जाते हैं, वहां जाकर आपको किन किन चीजों की जरूरत है, देश के बारे में बेसिक आपको क्या ज्ञान होना चाहिए। आपको कम से कम हमारा इतिहास पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। जी जी। आपको हमारी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज क्या क्या हैं, हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या क्या हैं। और प्री हो या मेंस हो मैम, उसमें सिर्फ यही पूछते हैं कि भाई आपको ये चीजें मालूम है, आपको बेसिक्स मालूम है। और जनरली हम लोग बेसिक्स को फॉलो ना करते हुए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको चाहिए मटेरियल, कि पूरा मटेरियल मिल जाए, 20 किताबें मिल जाए, उसको बैठ के पढ़ लें। वो एक याद करने से और चीजों को समझने से, इन दोनों में बहुत अंतर है। मोस्टली बच्चे चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने मैम अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाई क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी स्टडीज में बहुत ज्यादा गैप है। मैंने 2011 में मैं ऑलरेडी फेल हो गया था, फिर 2014 में मैंने अपना वापस से 12वीं किया, 2017 में एक्सीडेंट हुआ और 2018 में JNU आया। तो मेरा 5-7 साल का गैप था। इस बीच में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था, जो कि स्कूल एजुकेशन, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मुझे शुरू से शुरू करना था। देन आई स्टार्ट फ्रॉम NCERT। पहले मैंने 6th क्लास के NCERT पढ़ना शुरू किया, 7th का किया, 8th का किया, और मैं 12वीं तक पहले NCERT को समझा, तो जिससे मुझे ये पता लग गया कि हाँ, ये हमारा मतलब बेसिक मोटा मोटा इतिहास है, बिल्कुल। और ये हमारा ज्योग्राफी है, ये हमारा इकोनॉमी है, ये हमारा सोसाइटी है। अब उसके बाद में फिर हम जो रेफरेंस बुक्स हैं, आप उन पे आ जाइए। अब आपको पॉलिटी जानना है हमारे देश का, तो आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको याद नहीं करना है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल
30 का क्या था। आपको समझना है कि आर्टिकल 1 में जो लिखा है वो 1 में ही क्यों लिखा है, उसको 5 में क्यों नहीं लिखा। आपको चीजों को समझना है कि अगर संविधान में जो जो लिखा गया है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। भाई संविधान सबसे पहले बताता हमारा देश क्या है, फिर बताता हमारे देश में क्या क्या है, फिर कितने लोग हैं, कैसे नागरिकता मिलेगी, क्या क्या अधिकार है, सरकार क्या करेगी, है ना, राज्य क्या क्या करेगा। ये सारी चीजें, अब इन चीजों को आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप उनको समझ लेंगे कि हाँ एक न्यायपालिका है, एक विधायिका है, एक एग्जीक्यूटिव है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये हम सारे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन हम लोग अदर रिसोर्सेज पे ज्यादा रिलाई करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, जिन पर बहुत सारे बच्चे डिपेंड होते हैं कि बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है, वहाँ पढ़ना है, और लगातार 3-4 साल मेहनत करते हैं। एक्चुअली वो समझ नहीं पाते कि हमें बनना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। जी, हमको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर नहीं करना है, एक एग्जाम क्लियर, आई एम अगेन राइटिंग एग्जाम, और मैं अगर फेल हो जाऊँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार फेल हो जाऊंगा, अगली बार फिर हो जाएगा, दिस इज जस्ट एग्जाम। लेकिन मेरी प्रिपरेशन मुझे बना क्या रही है, मैं बनता क्या, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी की बात कहना ही नहीं आ रहा है, मुझे किसी की बात को सुनना ही नहीं आ रहा, मैं किसी बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक तो ये समझना कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने नेशन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि देश किस चीज़ों से बना है, देश की क्या एलिमेंट्स हैं, देश की क्या स्ट्रेंथ है, देश की हिस्ट्री, लेगेसी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, और साथ साथ में एक ये भी ओरिएंटेशन लेके आना कि हम ये सिर्फ रट्टा मार के पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इतना वास्ट नॉलेज है कि आपको एटलीस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको अपने हाव भाव और एक्सप्रेशन के साथ उसको अच्छे से लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जो भी इंफॉर्मेशन तो बहुत है अवेलेबल, लेकिन जब तक वो इंफॉर्मेशन आपके जहन में नहीं जाएगी, और जहन में ना जाके जब तक आप उसको लिख नहीं देंगे उस तरीके से जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा गया है, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हो। सूरज, इसके साथ ही मेरा अब एक सवाल आता है, क्योंकि हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो कैटेगरी के हैं, जो कि स्पेशल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि क्या उनको ये क्लियर होगा कि उनको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है। जैसे ये तो ठीक है कि ब्लाइंड है या कोई वैसे हैंडीकैप है, लेकिन क्या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे कि किस किस कैटेगरी के अंदर वो एलिजिबल हैं, उसके बारे में कैसे जाने, क्या क्राइटेरिया है? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मैम बेसिकली 4 कैटेगरीज होती है, पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3 एंड 5। फर्स्ट कैटेगरी में बेसिकली जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो आ जाते हैं, सेकंड में आपके ब्लाइंड्स आ जाते हैं, थर्ड में आपके हियरिंग इम्पेयर्ड वाले आ जाते हैं, और फोर्थ कैटेगरी जो पीडब्ल्यूडी 5 बेसिकली जिसको कहते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, ओके, एनी टू ये कैटेगरी आ जाती है। और जो सर्विस का आपने पूछा कि हर सर्विस का एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हमारे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर सर्विस, जैसे कि आईपीएस के लिए मैंडेटरी है कि आपका स्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टैंड नहीं हो पाएंगे तो आप आईएएस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हर सर्विस का एक मिनिमम क्राइटेरिया, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो नोटिफिकेशन में ही फिक्स होती है। तो फॉर्म भरते समय हर एस्पिरेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्या क्राइटेरिया है, हमको किस क्राइटेरिया में फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म में ऑप्शंस में क्लियरली दिए होते हैं। उस समय हम ना जानकर कोई भी ऑप्शन फिल कर देते हैं, देन बाद में वही हमारे लिए इशू क्रिएट होता है। ओके, तो एस्पिरेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे सूरज ने बताया कि हमारी पीडब्ल्यूडी में भी 4 कैटेगरीज हैं, और सर्विसेज के अंदर भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और फिजिकल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो इसको प्रॉपरली आप पढ़ें
और उसके हिसाब से, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इनफैक्ट अपनी सर्विस प्रेफरेंस भी देनी होती है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका कहाँ कहाँ एलिजिबिलिटी हो रहा है, उसके हिसाब से आप सर्विस प्रेफरेंस देंगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप कुछ सर्विस की प्रेफरेंस दे रहे हैं और मान लीजिए कि वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर नहीं एलिजिबिलिटी आ रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये इन्फॉर्मेशन जब भी जो एस्पिरेंट है इस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के जो देना चाह रहे हैं, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखें। सूरज, इंटरव्यू में कोई स्पेशल आपको कुछ याद है? कुछ आपका इंटरव्यू कैसा था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड कुछ आपको उस वहाँ से कुछ रिमार्केबल अभी भी मेमोरी है आपके इंटरव्यू से? इंटरव्यू मेरा मैम बहुत अच्छा रहा जी। मैं स्टार्टिंग में गया, पहले तो मेरा कंफ्यूजन था कि मैं इंग्लिश बोलूँ हिंदी बोलूँ। अच्छा। फिर मैंने मन में तय किया कि नहीं, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, मुझे अपनी बात रखनी है। जो वो भी हम मुझसे पूछेंगे, मुझे बस अपनी बात को बताना। तो पहला मेरा कंफ्यूजन जो मोस्टली एस्पिरेंट्स का होता है कि हमने फॉर्म में इंग्लिश फिल कर दिया है तो हिंदी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, अब बोलने देंगे, ऐसा नहीं है। जब आप बोर्ड में जाते हैं तो वो आपको इतना फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी बात को रखें, चाहे हिंदी में रखें या इंग्लिश में रखें जी। देन मैं इंटरव्यू में गया, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, देन मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं पूछा कि आप मैनपुरी के बारे में कुछ बताइए। जी। तो मैंने अपने जिले के बारे में जो भी वहाँ की विशेषताएं हैं, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक सरोवर है, तो वहाँ पे एक यूनिक स्पीशीज मिलता है वर्ड्स का, है ना, तो मैंने उसके बारे में बताया। देन हमारे मैनपुरी का नाम मैनपुरी कैसे पड़ा, मयन एक ऋषि थे, उनके नाम पर पड़ा, तो मैंने वो बताया। जनरली एस्पिरेंट्स डरते हैं कि हम क्या बताएं, आपको वो बताना जो अच्छा है, नेगेटिव चीजें दुनिया सब जानते हैं, आपको वो बताना जिसको लेकर आपको अपनी जगह पर गर्व महसूस हो। देन उन्होंने जेएनयू के बारे में पूछा कि सो मेनी पीपल saying differently about JNU, what's your opinion? I simply say, ma'am, it's individual opinion. My opinion is that JNU give me everything, identity, education, and I am here in front of you. Right. So for me, JNU is like a heaven. And then उन्होंने ये पूछा कि in future, है ना, कि in future में आप अपने आप को कैसे देखते हैं। मैंने इस चीज़ का जवाब दिया कि मैं अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखता हूँ, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। जो प्रॉब्लम, चाहे मेरे एक्सीडेंट्स के पीछे कोई भी वजह रही हो, चाहे वो भीड़ रही हो या कुछ भी रहा हो, तो कहीं ना कहीं गलती हम ही लोगों से कहीं ना कहीं होती है। तो उस चीज़ को, गलती को समझना और सुधारना, ताकि और भी कोई सूरज ऐसा ना हो जो इस प्रॉब्लम को फेस करे और वो ये सब मुश्किलों से जूझे। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंटरव्यू बोर्ड रहा होगा, पैनल रहा होगा, वो आपकी ऐसी सकारात्मक सोच से, आपकी इतनी पॉजिटिविटी से बहुत इंस्पायर हुआ होगा। और जैसा कि आपने बोला कि इंटरव्यू आपका अच्छा रहा, तो आई एम श्योर आपका इंटरव्यू अच्छा ही गया होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व से मिलके सबको खुशी ही होती है कि जो अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को भूल के वो ये सोच रहा है कि भाई मैं आया हूँ, इस देश में हूँ, तो मैं अपना कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आई एम श्योर सूरज का इंटरव्यू अच्छा रहा होगा, सूरज ने बताया भी। तो सूरज, आप इसके साथ ही एक सवाल एस्पिरेंट्स के मन में ये भी आता है कई बार कि जैसे यूपीएससी का जो तैयारी है, ये प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है। मतलब ये दूसरे एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि आप 3-4 महीने पढ़ लिए और आपका क्लियर हो गया। मिनिमम 2 साल तो लगते हैं, 1 साल आप तैयारी करते हो, फिर आप एक साल एग्ज़ाम देते देते निकलता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो तो वो पर ईयर बढ़ता जाता है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलती हूँ कि ये एक स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम की तरह है, कि सांप सीढ़ी का गेम है, कि अगर आप 99 पे पहुँच गए और वहाँ पे भी अगर आपको बाइट किया स्नेक ने, तो आपको शुरू करनी है 0 से। तो ये जो 0
वाला जो गेम है कि आप ऊपर से लेके इमीडिएटली नीचे आ जाते हो, इसमें स्टूडेंट्स अपना मनोबल कैसे बना के रखें, अपना कैसे डिटर्मिनेशन को कैसे रखें और फेलियर से ना घबराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल ये जो टर्म है सक्सेस वर्सेस फेलियर, और सोशल मीडिया पे भी बहुत डिस्कशंस आते हैं, काफ़ी लोगों ने इसको लेके ब्लॉग्स भी लिखे हैं। मैंने भी बीच में एक लाइफ स्किल्स के क्योंकि कुछ कुछ सेशंस में लेने शुरू किए हैं, तो ओवरकमिंग फेलियर के ऊपर मैंने भी कुछ अपना तैयार किया है सेशन का मटेरियल। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे हैंडल करें, कैसे टफ बने, मेंटली कैसे टफ बने? मैम ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एस्पिरेंट्स इसको फेस करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी चले जाते हैं, बिल्कुल एंड सो मेनी स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड्स आल्सो। बिल्कुल। तो मैम रिलीजियस बैकग्राउंड भी मेरा रहा है, तो मैं गीता में बहुत मानता हूँ, और मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बुद्धा को भी रीड किया है। तो बुद्धा का मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, अपदीपो भव। अपदीपो भव, बी योर ओन गाइडिंग लाइट। या जी 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 जी। आपको कोई नहीं बताएगा। जब दुनिया में जब पहला आदमी जब आया होगा तो उसको किसने बताया होगा? उसने खुद से इनलाइटन खुद को किया। हमारे हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, किसके जीवन में प्रॉब्लम्स है? सबके जीवन में, लेकिन उसका समाधान हमें निकालना है। मेरी लाइफ में एक्सीडेंट हुआ, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर अक्षांश गुप्ता मिल गए। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेहनत मुझे ही करनी थी। मैं आज इस टॉक के माध्यम से सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि आपको खुद को जानना है, बट करना तो फ्रेंड्स आपको खुद ही है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करो, कल क्या होगा ये ईश्वर को खुद नहीं पता है, तो हम क्यों परेशान हो के कल क्या होगा? हमें आज अगर हम अच्छे से जिएंगे, आज अगर हम सकारात्मक रहेंगे, तो कल डेफिनेटली बेहतर होगा। अगर हम आज ही अपना दुखी में रहेंगे, रोते रहेंगे, तो कल डेफिनेटली हम रोते ही रहेंगे, क्योंकि हम आगे जा ही नहीं पाते। हर स्थिति में इंसान को शांत रहना चाहिए, सुनने की क्षमता रहनी चाहिए। मुझसे लाखों लोगों ने लाखों बातें की, मैंने सबकी बात को सुना, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मेरे वक्त ने जवाब दिया। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर कोई कहता है, बुद्धा ने कहा है कि जगत में दुखी दुख है, दुख हर जगह, लेकिन आपको अपना सुख खुद से ढूंढना है, आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। आपको प्रिपरेशन देखना है कि हाँ, अगर मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट से मेरा प्री नहीं निकला, तो क्यों नहीं निकला, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं किस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं इतिहास को नहीं समझ पा रहा हूँ। इतिहास के हर बार 15 क्वेश्चंस आते हैं। कितना इतिहास है? कुल 2600 साल का तो इतिहास है। कुल मिला के पूरे इतिहास में 100 नाम होंगे जो कि मुख्य नाम है। आप उन नामों को नहीं समझ सकते, उनके महत्व को नहीं समझते, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है उन्हें कुछ 100-200 लोगों का किया हुआ है जिनको आज हम याद रखते हैं। तो उन चीजों को समझना है, जानना है कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया। आप अपने आप को उस जगह पर रखिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। और इसका सबसे सिंपल सा रास्ता मैं जानता हूँ कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ। ओके। तो आप कोई भी समस्या हो, कितनी से बड़ी समस्या हो, 2 मिनट मन को शांत रख के बैठ जाइए, हर समस्या का समाधान है। और जिस समस्या का समाधान नहीं, वो मैम समस्या ही नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि ये समस्या है, तो उसका समाधान भी, बस हमको समाधान ढूंढना है, और समाधान मेरे खुद के अंदर से ही आएगा जी, बाहर से कोई हमें नहीं बताएगा। हमें अपने अंदर से ही उस समाधान को ढूंढना है, उस पर चलना है। जी, रास्ते हमेशा से ही कठिन होते हैं, कौन सा रास्ता आसान है? बिल्कुल, सभी रास्ते कठिन है। इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी चीज़ का समाधान नहीं है तो इसका मतलब वो समस्या ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें ये जानना कि परेशानियां तो आएंगी, बट हम उसको कैसे फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं और उस पर एक्शन कैसे ले रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो सूरज ने बात बोली, जो भगवान बुद्धा जी ने भी कहा, अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन गाइडिंग लाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को जानना, खुद की क्षमताओं को जानना
और अपनी क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हुए पॉजिटिवली हम उसको कैसे अपनी एनर्जी को लिवरेज करें, कैसे हम लगाएं, कैसे सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से आती रहे और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ये प्रयास हमें करते रहना चाहिए। सूरज, अब सिलेक्शन के बाद ब्रीफली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ट्रेनिंग हुआ, आपने आईएमसी में, अभी आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे हो और जल्द ही आपकी फील्ड में पोस्टिंग भी हो जाएगी, तो आपको अब एज एन ऑफिसर, जैसे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी जब कर रहे थे, तब आपने कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली सोची कि आपको समाज के लिए करनी है, और अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है और ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाली है, आपको अब कैसा लगता है? हाउ डू यू फील नाउ? और स्पेशली विद द स्पेशल abilities I would say which you have, तो आपको ऐसा कैसा लगता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से फ्रेंडली है, डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, या उसमें हमें और क्या अभी आवश्यकता है काम करने की? मैम, जब मैंने सर्विस को ज्वाइन किया तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट केस हूँ जो इस तरीके से व्हीलचेयर बाउंड ऑलरेडी सर्विस को मैंने ज्वाइन किया है। हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016। उस एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन उन बहुत सारी बातों को इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जी मैम। अब उस एक्ट में मैम क्लियरली कहा गया कि एवरी गवर्नमेंट बिल्डिंग शुड बी फिजिकली हैंडीकैप फ्रेंडली। हाँ जी, डिसेबल फ्रेंडली होनी चाहिए। यस मैम। लेकिन when I go to the temple of bureaucracy, there is so many difficulty. If I want to go there, मुझे 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आम आदमी को 2 मिनट लगेंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो क्योंकि पुरानी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना काफी, हमारे मंत्रालय वगैरह, जिसमें मैम चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब जैसे कि एम्स है, एम्स जिस समय बनाता उस समय ऐसा पीएच फ्रेंडली नहीं बनाता, लेकिन समय के साथ साथ उसमें सुधार होता गया, चेंज किया है। हाँ जी। हमको समय के साथ चेंज होना है, जो जो रिक्वायरमेंट्स आती जाती है हमको उनको फुलफिल करते जाना। और ऐसा नहीं है कि मेरे आने से बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग में चेंजेस भी हुए हैं, उन्होंने रैम्प्स भी बनवाए हैं, पीएच फ्रेंडली वॉशरूम्स भी बनवाए हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीजें उनको मालूम ही नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई व्हीलचेयर पे आएगा, लेकिन आज जब आ रहे हैं तो लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं और रिक्वायरमेंट है वो समझ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैम बहुत सारी जगह पर लोग उसको देखते कि अरे 1% के लिए अगर हम कैसे करें, 1% के लिए इतना एस्टिमेट बनाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतना बजट कहाँ से लाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 1% नहीं, उसके नहीं, पीछे बट अब तो आई थिंक मैंडेटरी है ये। जी मैम, लेकिन उसके बावजूद भी मैम बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो पीएच फ्रेंडली है ही नहीं जी। इवन मैं आपको बताऊं, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आईएमसी में आफ्टर इन लवासना ऑल्सो मेरा विलेज विजिट था, तो कॉज ऑफ जहाँ पर मुझे भेजा जा रहा था वो वहाँ का एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, तो मुझे वहाँ पे भेजा नहीं गया। इवन इन माय आईएमसी ट्रेनिंग ऑल्सो कि नॉर्थ ईस्ट में मैं गया तो वहाँ पर मैं बॉर्डर एरिया जो मिजोरम का एरिया होता है वहाँ पर मुझे मना कर दिया गया कि वहाँ पर आप नहीं जाइए, आप वहाँ जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। देन मैं जम्मू कश्मीर में गया, लद्दाख गया, तो सियाचिन मेरा पूरा बैच गया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पर पता है कि रास्ता खराब है और मुझे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी जगह पर है जहाँ पर मुझे कॉज ऑफ डिसेबिलिटी मैं वहाँ पे नहीं जा पाता हूँ, लेकिन आई हैव अ राइट टू गो देयर। गवर्नमेंट को वो पूरा प्रोसीजर बनाना चाहिए। सरकार, हम हर चीज का जो हर चीज में गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को इंक्लूसिव होते हुए इन सारी चीजों को उन पर लगातार देखते रहना चाहिए कि कहाँ हमको और सुधार करना है और सुधार करना है। हालांकि गवर्नमेंट करती बहुत है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ मैम, गवर्नमेंट की वजह से ही बैठा हूँ। मैं जेएनयू में स्टडी किया, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है। एम्स से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है। आज गवर्नमेंट नहीं होती तो काफी कुछ कर रहे हैं, ये तो है कि बदलाव काफी आ रहा है।
और हम देखें तो 2016 की एक्ट आई, उसके बाद में सेंसिटाइजेशन आई जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा, और अब है ओरिएंटेशन है कि भाई हाँ अब उनके लिए काम करना है। हम अगर देखें तो मुझे आपसे बात करते करते ध्यान आया हमारे जो पैरालंपिक्स के जो प्लेयर्स हैं, जो पैरालंपियंस हैं, वो किस तरीके से अलग अलग खेलों में, अभी हाल ही में खेलो इंडिया अभी कंक्लूड हुए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में कंडक्ट हो रहे थे, और उससे पहले इंटरनेशनली अगर हम देखें तो टोक्यो पैरालंपिक्स और पेरिस पैरालंपिक्स, उसमें किस तरीके से मेडल्स हमारे जो पैरालंपियंस हैं, प्लेयर्स हैं, वो लेके आ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं। जैवलिन थ्रो है, एथलेटिक्स है, और टेबल टेनिस है, बहुत सारी ऐसी, बैडमिंटन है, ऐसे फील्ड हैं जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली जो प्लेयर है उनका तो एफर्ट है ही, उनके कोचेस का भी एफर्ट है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है कि भाई वो इंक्लूसिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अभी आई थिंक कुछ 3-4 दिन पहले ही पैरा गेम्स के लिए भी अभी लोगो भी लॉन्च हुए हैं पैरा गेम्स को लेके। तो ये सब बहुत पॉजिटिव है, बट हाँ एक मूल क्रक्स जो है, जो सूरज ने भी बोला, जो हम देखते भी हैं कि अभी और ज़्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता है। वी नीड टू हैव मोर एक्सेसिबिलिटी। हाँ जी, मेरी जो डिजेबिलिटी है उसका क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर मैं कोई भी पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहूँ तो मेरा कैटेगरी डिफाइन ही नहीं है कि मैं किस कैटेगरी में जाके वहाँ पे खेलूंगा। जी 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 जी। तो सूरज जैसे और भी लोग होंगे जो करना चाहते होंगे, तो ये मैं समझ सकती हूँ बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की ये चेंजेस लाना इजी नहीं होता है, क्योंकि पूरी लॉज, पॉलिसी, लेजिस्लेशंस की बात है। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि सेंसिटिविटी बढ़ी है, और सेंसिटिविटी है कि नहीं, हमें सब लोगों के लिए काम करना है और उनको भी समान अधिकार देने हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज है। तो सूरज एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, विच इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। मतलब कि आप क्योंकि यंग जनरेशन के ब्यूरोक्रेट हैं, और जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ तो मेरा 2008 में मेरा रिज़ल्ट आया। उस टाइम में तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं होते थे एक्चुअली, और रिज़ल्ट को देखने के लिए भी ये है कि या तो यूपीएससी की बिल्डिंग में जाओ, या मेरे घर में कंप्यूटर लगाया था, बट वो इंटरनेट बड़ा रुक रुक के, जैसे लिमिटेड आवर्स के लिए आता था। तो उससे अगर मैं टाइम कंपेयर करूँ आज का, कि एस्पिरेंट के लिए सबके पास आज फ़ोन है, और एक तरीके से इतना सोशल मीडिया कंजम्पशन है जो कि वर्ल्ड लेवल में इज़ वेरी वेरी हाई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये चीज़ अच्छी है? एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट एक स्टडी आई है कि सोशल मीडिया की यूज़ की वजह से हम अपना जो माइंड है उसको यूज़ करना कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन इज़ रॉटिंग। तो ब्रेन रॉट करके एक टर्म जो है वो एक यूज़ होनी शुरू की है। तो स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ किस तरीके से करें या नहीं करें? बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम, सोशल मीडिया हाँ आज के समय का बहुत अच्छा आविष्कार है। हाँ जी। सोशल मीडिया होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया जैसे मैं भी सोशल मीडिया पर था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बस उतना ही है कि हाँ मैंने अपना फोटो अच्छा लगा, फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद में कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, मैं उतना ध्यान नहीं देता। वो नहीं है इम्पोर्टेंट। मुझे पता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है, मुझे अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। आपको तो सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन अगर सोशल मीडिया मेरे दिन के 4 घंटे लेके जा रहा है तो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर आधा घंटा बनता है देने के लिए, जरूरी सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया वाइड हो जाता है। हम इन जनरल वो व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, यूट्यूब भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर लिमिटेड करो। हम जब तक कोई भी काम हो मैम, चाहे सोशल मीडिया हो या अदर हो, जब तक हम लिमिट में रह के करते हैं कुछ भी चीज हानिकारक नहीं होती। और लिमिट से बाहर जैसे ही जाते हैं, चीनी भी ज्यादा खा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगी। तो हमको हर चीज लिमिट में यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया
बहुत सारा कंटेंट जो है हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही मालूम होता है। आज के समय में 30 सेकंड्स की जिंदगी हो गई है कि बस रील्स स्क्रॉल करते जाओ, लेकिन वो सिर्फ 30 सेकंड्स नहीं है। अब जो अपने काम का है उतना लो, बाकी समय जो आपकी जरूरत की चीजों का है, जिससे कि आपको आने वाला कल डिपेंड करता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे सोशल मीडिया पर लगा दो, रील्स स्क्रॉल करो, तो कोई मतलब नहीं। जी 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 बिल्कुल। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में इतना कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप सारा देखने लग जाओगे तो आप अपनी बाकी चीज़ें लाइफ में नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको वाइजली यूज़ करें। इवन जो सिविल सर्विसेज के लिए भी जो मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे या बाकी जो भी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, वो जो रेलेवेंट है उतना ही आप पढ़ो एंड इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूरज, आपसे जाना हमने ब्रीफली, क्योंकि शो का ये रहता है कि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि विभिन्न पहलू हम आपकी लाइफ से जुड़े जाने, और बहुत ही अच्छे से, बहुत सरलता से आपने अपनी प्लेजेंट स्माइल के साथ वो सारा कुछ बताया है विद दैट कॉन्फिडेंस। बिफोर वी एंड, एक छोटा सा हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा है जो कि रैपिड फायर है। तो वो रैपिड फायर बेसिकली ये नहीं है, एकेडमिक सवाल नहीं मैं पूछूंगी, उससे पर्सनल आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना, जो भी सवाल हैं वो बहुत, और उसके शॉर्ट शॉर्ट जवाब। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आप अगर सिविल सर्विसेज में नहीं आए होते, अगर आप आईआईएस नहीं होते, तो आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे होते? मैम, तो मैं अगर सिविल सर्विस नहीं बना होता तो मैंने हाँ अपना पहले से ही मेरा प्लान भी रेडी था। जी मैंने जीआरएफ क्लियर किया हुआ था, मुझे जी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर, हाँ जी हाँ जी। तो सूरज का प्लान था कि क्योंकि उनका जेआरएफ क्लियर भी हो गया था, तो वो अपना टीचिंग की, रिसर्च की लाइन में वो अपना जाते, कंटिन्यू करते। हॉबीज के बारे में बहुत ज़्यादा आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखा है, क्या पसंद है आपको फ्री टाइम में करना? व्हाट डू मैम, यू लाइक? हाँ, मैं फ्री टाइम में मैं मेडिटेशन जी मैं करते हैं। मेडिटेशन मैं करता हूँ जी फ्री टाइम में। जी जी। तो मेडिटेशन सूरज को पसंद है, इट्स वन ऑफ हिज हॉबी। एंड मेडिटेशन ऐसे भी अच्छा है क्योंकि इट रिलैक्सेस योर माइंड और आपको जो है अपने आप से जोड़ता है। वेरी मैम, नाइस। इसके साथ में मैं मेडिटेशन साथ में हाँ, स्विमिंग को भी ओके मैं करता रहता हूँ। जी। तो स्विमिंग और मेडिटेशन में भी। मेडिटेशन एंड स्विमिंग जी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई ऐसी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जिसने कभी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, उनके बारे में आप नाम बोलना चाहोगे? लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे कोई ऐसे फिलोसफर रहे हों या कोई ऐसी कोई पर्सनालिटी रही हो मैम, जिनको। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, जी मैं करीब 3 महीने तक बेड पे रहा। हाँ जी तो मेरे सामने एक छोटा सा बल्ब था, वो जलता रहता। जी जी मेरी जी जी बॉडी में इतना पेन होता था कि मैं उस हाँ सारे पेन को उस बल्ब को देखने में लगा देता जी था, जी और जी मैं जी उससे जी सीखा हूँ। जी मैं अपने आसपास की हर चीज से सीखता हूँ। मैं अपने पेड़ पौधों से सीखता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों से सीखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक आम का पेड़ जो कि 20 साल पहले लगा, 20 साल में 20 बड़ा साल हुआ, में बड़ा हुआ, कितना और जेस्टेशन पीरियड है। फिर उसने अपने जो आम दिए जी वो उसी का एक हिस्सा है, और हम लोग उसको बिल्कुल। पत्थर मार के तोड़ के ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसका जो कितना प्रिय है, उसका फल हम उसको छीन के खा लेते हैं। वो जो पेन वो फील करता है, हमको अपनी जिंदगी में इस चीज को सोचना चाहिए कि प्यारी से प्यारी चीज हमको अगर जा रही है तो वो हमारे लिए है नहीं, वो समाज के कल्याण के लिए बनी हुई है। हमको इस चीज से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा नाइस प्रकृति को जी। अपना तो आइडियल मानता हूँ। नेचर से सूरज प्रेरणा लेते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं। और आपकी मूवीज देखते हैं? जी तो कोई ऑल टाइम फेवरेट है या कोई रिसेंट मूवी देखी हो, वो कोई अच्छी लगी हो आपको? मैम, मैं मूवीज। वैसे इन जनरल का नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे साउथ की एक्शन मूवी अच्छी लगती है। तो जब अच्छा जब भी मैं खाना खाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए लगा अच्छा लेता अच्छा, हूँ। साउथ एक्शन मूवीज, जी ओके, वेरी नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन, आपके लाइफ में मूवी मैं चाहती हूँ कि बने, एक्चुअली मैं चाहती हूँ बने, मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करना जी चाहूँगी।
उसका टाइटल क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपकी लाइफ में मूवी बनेगी, क्या मूवी का टाइटल रखें? ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं ना सोचा आपने? नहीं। बट हाँ, मुझे लगता है कि आपका नाम ही अपने आप में इतना प्रभावशाली है, सूरज ही अपने आप में जो नाम है, बिकॉज इट एक्चुअली इंडिकेट्स कि यू आर ऑलवेज गिविंग लाइट इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। तो ऐसा ही व्यक्तित्व आपका है कि अपनी समस्याओं को, अपनी कठिनाइयों को भूल के किस तरीके से आपने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है और मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो यू जस्टिफाई योर नेम सो वेल। सो थैंक यू सूरज। आप हमारे साथ में आज जुड़े। कोई एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स को आप देना चाहोगे, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से, बिफोर आई फॉर्मली एंड दिस डिस्कशन? मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं पहले उस चीज़ को समझिए। आप पहले अपने आप को जानिए। आप पढ़ते जाते, लेकिन आप जब उसको लिखने बैठते तो आपके पास कंटेंट नहीं होता है। आपको अगर तैयारी करनी है तो सीरियसली ओके कीजिए। आप आसपास की बातें सुनिए, आप अपने रूममेट से बात करिए। अगर उसने बोला है कि अरे इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग अगर आपने सुना तो आप उस पर 2 पेज लिख के देखिए जी। क्या आप उस पर लिख पा रहे हैं, और फिर आप उसको रीड करिए जी। कि आपने क्या लिखा है। आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करते हैं कि भाई 2 रूममेट है, दोनों साथ में स्टडी किए, तो उसका एक का हो गया, एक उसका का नहीं हुआ। वो जिसका हुआ उसने चीजों को समझा, जाना, उसने ग्लोबल वार्मिंग पे 20 इंटरव्यू देखे, 20 आर्टिकल रीड किए, उसके पास कंटेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वो 20 बातें बोल पा रहा है, लिख पा रहा है। अब जब हम उसको बोल और लिख ही नहीं पाएंगे, तो अगर हम आ भी जाएंगे सर्विस में तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जी। तो हमारा बेसिकली ये देखना है कि हमको जाना कहाँ है और किस रीजन से हम जा रहे हैं। जी। उस रीजन के लिए मिनिमम बेसिक नॉलेज हमारे पास है नहीं है, उस चीज को अब लिख के देखिए। आधी समस्याएं में हमारे जीवन की लिखने से खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाते हैं। जी। थैंक यू सूरज। आपको कहाँ जाना है, किस पर्पस से जाना है, क्या एम के साथ जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसा सूरज ने बोला, बार बार यही बात बोली कि सिर्फ पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उसको लिख के देखना कि हाँ जो हमने किया उसको हम लिख भी पा रहे हैं, समझ के आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की उसके हिसाब से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप अपना 100% दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। सूरज एक लिविंग एग्जाम्पल है कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी यहाँ तक पहुँचे। माई बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट कि वो अपना रैंक इम्प्रूव कर पाएँ और जिस सर्विस में वो और जाना चाहते हैं उस सर्विस में भी अगर वो जा पाएँ, और इसमें भी अगर रहते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में भी कंटिन्यू करते हैं, तो भी आई एम श्योर कि ही विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन मच वाइब्रेंट, पॉजिटिव एंड अ डायनेमिक वे, क्योंकि उनका जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सोच इतनी पॉजिटिव है तो जहाँ जाएंगे वो अच्छा ही करेंगे और बढ़ चढ़ के हमारे देश का नाम रोशन ही करेंगे। थैंक यू सो मच सूरज फॉर जॉइनिंग मी हियर। फ्रेंड्स, ये जो आज का शिखर का सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल का आपको शो पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है कि हमारे बीच में से ऐसी शख्सियत जिन लोगों ने अपनी समस्याओं को फेस किया, उनसे डरे नहीं, उनसे हारे नहीं, उनको फेस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को आप तक लाने का बहुत छोटा सा प्रयास है। और आप सबकी जो लाइक्स, कमेंट, शेयर्स मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, उससे हमें और आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग, keep giving your feedback and comments, and thank you so much. And I once again thank Mr. Suraj Tiwari, All India UPSC Topper 2023 batch, for joining me in this special episode of शिखर का सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल, and my best wishes to सूरज। और सूरज को मैं एंड में
अपनी जो बुक मेरी जो रिलीज़ हुई थी नेशन कॉलिंग, मैं बताना चाहूँगी सभी दर्शकों को कि उसमें सूरज का भी इंटरव्यू है, क्योंकि जब मैंने बुक लिखनी स्टार्ट की थी तो उस टाइम में रिज़ल्ट आया था, तो मुझे सूरज से मिल के इतनी प्रेरणा मिली, तो मैंने सूरज को रिक्वेस्ट किया कि सूरज आप अपना जो एक्सपीरियंस है शॉर्ट तरीके से वो आप लिख के मुझे दें। तो वो मेरी बुक का पार्ट है, नेशन कॉलिंग बुक का पार्ट है। तो आज ये एक और मेरे लिए एक बहुत ही एक प्लेजेंट मोमेंट है, डिलाइटफुल मोमेंट है कि मैं पर्सनली वो बुक की एक कॉपी सूरज को पर्सनली प्रेजेंट भी करूँगी। सो सूरज का वो इंटरव्यू है, वो उस बुक में भी है, नेशन कॉलिंग बुक, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट सिविल सर्विसेज, आई एम श्योर वो किताब आपको हेल्प ज़रूर करेगी आपकी यूपीएससी की जर्नी में। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम सब मिलके अपने देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।